वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। मैं संदीप तिवारी। रेलवे ग्रुप डी के लिए हम लोग जिस टॉपिक को अभी शुरू किए थे, जिसका नाम एपी जीपी एचपी था, जिसमें मैंने एक हिस्सा अर्थात एपी को फाइनल डन किया था। मैंने आपको बताया था कि जीपी और एचपी अभी दो चीजें हमें करानी है। हालांकि एचपी पूरी तरह से एपी पे डिपेंड करता है। आज की इस क्लास में हम उन दोनों बचे हिस्सों को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जीपी को कंप्लीट करेंगे, उसके सवालों को करवाएंगे, एचपी को लेंगे और इन तीनों के बीच के आपस के रिलेशनशिप को भी लेंगे। तो आप सभी लोग प्रॉपरली क्लास से जुड़ जाइए, क्लास को अच्छे से देखिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में एक सवाल इसका जरूर बनता है, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं, ये भी श्योर है। इसलिए आप लोग प्रॉपर इस पार्ट को अच्छे से कवर कर लीजिए। एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, अपने कमेंट से हमारी कम्युनिकेशन को प्रॉपर मेंटेन रखेंगे, जिससे कि हम लोग प्रॉपर प्लान कर सके। क्योंकि जब आपके कमेंट्स आते हैं तभी हमें लगता है कुछ और बेहतर इस पर करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है ना कि हमको पता चल पाता है कि कमियां कहाँ हैं और हम आगे बेहतर क्या कर सकते हैं, इस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एपीजी पीएचपी को आपने टारगेट कर ही चुका है। यहाँ पर देखिए हमने पार्ट 1 करा दिया था, पार्ट 2 अब हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें सवालों को आने से पहले, मतलब सवाल से जाने से पहले हम आपको इतना बता दें। देखिए ये हिस्सा डन हो गया था, करेक्ट है। ये हिस्सा पूरी तरह से इसी पे डिपेंड करेगा, इसलिए इसमें भी बहुत दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला हिस्सा भी रह गया था, इसको मुझे आपको समझाना है। समझ रहे हैं, इसको आपको समझाना है। तो आइए इसी को हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले हेडिंग कर लीजिए सभी लोग, जीपी। जीपी को कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थात इसको हम लोग क्या कहेंगे, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी। अब आप गुणोत्तर श्रेणी का अर्थ पहले समझिए, क्या होती है गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, कोई ऐसी श्रेणी जो इस फॉर्मेट में हो, ए हो, ए आर हो, ए आर स्क्वायर हो, ए आर क्यूब हो, ऐसे बढ़ती जा रही है, ऐसे लगातार बढ़ती जा रही है। यही श्रेणी आपकी जीपी है, यही श्रेणी आपकी जीपी है। इसको जीपी का जनरल फॉर्म कहते हैं। जैसे आपने जो समांतर श्रेणी पढ़ी तो आपको मैंने कहा था पदों का अंतर समान रहेगा। यहां पर क्या होते हैं, पदों का अनुपात समान होता है। पदों का अनुपात क्या होता है, समान रहता है। ठीक है, पदों का अनुपात समान रहता है। कैसे रहता है समझिएगा। आप इसमें से किसी भी पद को, जैसे अगर आप ऐसे कह दें कि यह A1 है, यह A2 है, यह A3 है, A4 है, ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि A2 अपान A1 इज इक्वल टू A3 अपान A2, ऐसे बढ़ते जाइए और यही होगा R। करेक्ट है, यही आपका R होगा। समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे तो खुद ही कंफर्म हो जाएगा कि आपका यह प्रोसेस कैसे बढ़ रहा है। मैंने लिखा 1, मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 4, मैंने लिखा 8, 16, 32, ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आप खुद देखिए, 2/1, 4/2, 8/4, 16/8, आप चेक करिए सबकी वैल्यू 2 आ रही होगी ना, ये जीपी है। इसी तरह से अगर मैंने लिखा 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, आप इसको भी कंटिन्यू करिए। आप किसी को किसी से डिवाइड, जैसे आप लिखो 1/2 डिवाइड बाई 1 करेंगे, इतना ही आएगा। 1/4 डिवाइड बाई 1/2 करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। ये भी देखिए आप काट के देखिए 1/2 ही आएगा। हर जगह पर आपको वही वैल्यू मिलेगी जो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करने पर प्राप्त हो रही है। इसी को कहते हैं जीपी। इसमें भी उसी तरह से होता, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक सीक्वेंस दे रखा, 2 है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है। अब आपको समझ में तो आ ही रहा है कि जीपी है, क्यों है ना, ये जीपी है। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आप यहाँ पर खुद सोचे कि यहाँ पर, अच्छा इसमें भी थोड़ा सा आप लोग ये पॉइंट कर लीजिए, अगर हमें जीपी का जनरल इक्वेशन इसको मान रहे हैं, मान क्या है ही है, उसमें कोई डाउट की बात तो है नहीं। जैसे ये जीपी का जनरल इक्वेशन है ना, इस जीपी के जनरल इक्वेशन में आपको क्या क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है जो पहला पद है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, पहला पद है। आर जो है इसका सार अनुपात है, कॉमन रेशियो है, सार अनुपात है जो कि कॉमन रेशियो कहलाएगा। ए आर बाई ए से आर मिलेगा, ए आर स्क्वायर बाई ए आर से आर मिलेगा। हर जगह से आर आपका कनेक्ट होता चला जाएगा। अब जैसे मैंने कहा कि अगर हमारे पास सीक्वेंस है, इसका पहला पद यह A1 है, यह A2 है, यह A3 है, यह A4 है, A5 है, A6 है। जैसे आप कह दो कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा और पांचवा, ये पांचवा पद है। अगर ये पांचवा पद है तो आप इसको कैसे समझेंगे, कैसे सोचेंगे, आप बताइए मेरी बात को समझिएगा। पांचवा पद है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि मतलब इस वैल्यू को अगर हमें पहुंचना होगी, कैसे पहुंचेंगे। तो आपको मैं बता दूं, अगर कभी जैसे ए है, मतलब श्रेणी की बात करो, ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर है, ए आर क्यूब है, ए आर की पावर 4 है, ऐसे अगर बढ़ते चले गए तो मैं आपको बता दूं कि ये पहला पद है जिसे हम A1 कहेंगे,
इसे हम A2 कहेंगे, इसे हम A3 कहेंगे, ऐसे बढ़ते चले गए तो यह AN होगा। सोचिए पहले पद में r का मल्टीप्लीकेशन है, नहीं है भी तो r की पावर 0 है, दूसरे में r की पावर 1 है, ये तो सब में मल्टीप्लाइड है, तीसरे में r की पावर 2 है, चौथे में r की पावर 3 है, पांचवें में r की पावर 4 है। ऐसे nth में अगर हम nवें पद पर जाएंगे तो a r की पावर n-1 हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है किसी भी ज्योमेट्रिक्स प्रोग्रेशन अर्थात गुणोत्तर श्रेणी का जो nth टर्म होगा, nth टर्म मतलब nवां पद Tn इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1 होता है। जैसे आप इसी श्रेणी की बात करिए तो पांचवा पद 16 दिख रहा है, चलिए पांचवा पद लगाइए, कैसे क्या निकलेगा, फिफ्थ टर्म क्या होगा बताइए, a 5 की पावर, भाई a यहां पर आप समझो रूल के हिसाब से अगर देखिए तो क्या हो जाना चाहिए, a r की पावर 4 हो जाना चाहिए। भाई n-1 5 -1 करेंगे, a की जगह पर कितना है 1 है, r की जगह पर कितना है 2 है, तो लिखिए 1 × 2 की पावर 4 है, ये हो जाएगा 16। सिंपल, देखिए आपके सामने आ गया, करेक्ट है। ये हो गई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अर्थात गुणोत्तर श्रेणी का nth टर्म, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक चीज इसमें और देख लीजिए आप लोग, वो भी कंफर्म हो जाए, जैसे यही 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, ऐसे बढ़ते चले गए। हम चलिए उन्हीं पांचों पदों का जोड़ कर लें, 1 2 3 4 5, इन पांचों को जोड़कर बताइए कितना आ रहा है, 16 8 24, 4 28, 2 30, 1 31, जुड़ करके कितना आ रहा है 31। हमने कहा सम ऑफ n टर्म ऑफ द जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, इसका सूत्र होता है Sn इज इक्वल टू, एक्चुअली इसके दो फार्मूले होते हैं, एक होता है a r की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1, एक होता है a 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर होता है। दोनों का प्रोसेस क्या है, यहां पर r ग्रेटर देन 1 होता है, जब r अगर 1 से बड़ा है तो ये फार्मूला लगता है, और अगर r 1 से छोटा है तो यह फार्मूला लगता है, ठीक है। Sn इज इक्वल टू a r की पावर n-1 अपान r-1 ही लगेगा, और a 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर लगेगा, तो ये फार्मूला लगेगा। मतलब r जैसे अपना, जैसे इसमें देखिए तो आपका 1 से बड़ा है क्योंकि डबल होता जा रहा है और उसी हिसाब से बढ़ता जाए, तो डबल का सेंस ही होता है कि 1 से बड़ा है। लेकिन अगर मान लीजिए 1 1/2 1/4 ऐसे करके होता तो हाफ होता जा रहा है, तो उस केस में r हमारा जो है 1 से छोटा है, तो ये वाला फार्मूला लगता है। अब अगर हमें जैसे इसको फॉलो करना है और इसको प्रूव भी हो जाता है ना, जैसे इस तरह के आगे हम लेते हैं, तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए और बताइए हमें क्या हो रहा है। अगर मैं कह दूं कि यस 5 आपको करना है, 5 पदों का योगफल करना है, 31 से जुड़कर आ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ ये भी देख रहे हैं कि r हमारा ग्रेटर देन 1 है क्योंकि r की वैल्यू कितनी है 2 है, और a की वैल्यू 1 है, साफ साफ दिख भी रहा है। तो इस फार्मूले का यूज करिए, a की जगह 1 लिखिए, r की जगह लिखिए 2 की पावर 5 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1, तो आप खुद समझ गए होंगे 1 32 माइनस 1 कर दीजिए बटे आपका 1 होगा, अर्थात यह वैल्यू कितनी हो जाएगी 31 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको इस तरह से इसको डिफाइन करना है, समान गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल और गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, दोनों चीजें आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। थोड़ा सा सीट पर आइए सवालों पर, तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी, सब कुछ स्पष्ट होता चला जाएगा। आप लोग प्लीज सभी लोग अगर देख रहे हैं तो कमेंट करिए और बताइए हमें, ये श्रेणी आपको दे रखा है 2 है, 4 है, 8 है, 16 है का 10वां पद हमसे पूछ रहा है, हमसे कह रहा है 10th टर्म आपको बताना है। अब आपने पढ़ा है Tn क्या होता है, a r की पावर n-1 होता है, तो T10 कितना हो जाएगा बताइए, a r की पावर 9 हो जाएगा, a की जगह आपके पास क्या है 2 है, r भी कितना होगा 4/2 अर्थात 2 होगा, करेक्ट है। तो यहां रख दीजिए वैल्यू, a की जगह 2 और 2 की पावर कितना हो जाएगा 9, सही है। अब इसका मतलब सिंपल कह दिए 2 की पावर 10 हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी तो पावर 1 है। अब 2 की पावर 1 पर 2 है, 2 पर 4 है, 3 पर 8 है, 4 पर 16, 5 पर 32, 6 पे 64, 7 पे 128, 8 पे 256, 9 पे 512, 10 पर 1024 हो जाएगा। 1024 इसकी वैल्यू आएगी। आप सभी लोग अगर इतना पावर लर्न किए हैं तो ऐसे भी आप आंसर बता सकते हैं, 1024 आप इसको लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू करेक्ट है, यस 1024, ये है सी ऑप्शन, करेक्ट है। आप लोग देखिए बता भी रहे हैं और सही आंसर है, और इसे 2 विकल्प में लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। 1028 1028 1024 1024, हम किसको माने 1024, किसको माने ऑप्शंस में, भाई दोनों एक ही है, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं 1024 हमारा आंसर है। अब वो ऑप्शंस कैसे डिफाइन किया गया उसके हिसाब से लेके चलना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के 2 माता पिता, हर व्यक्ति के 2 माता पिता होते हैं,
चार दादा दादी, ध्यान से देखिएगा, चार दादा दादी इसलिए हो गए क्योंकि नाना नानी भी दादा दादी की कैटेगरी में आते हैं। 8 परदादा परदादी, और इसी तरह आगे भी हैं। जैसे आपको भी अपने पूर्वजों के नाम पता है कि नहीं है, कि आपके पूर्वज कौन थे? जैसे आपको, मुझे लगता है हम सब के साथ ये होता है, पिताजी हैं, दादाजी हैं, हो सकता है परदादा भी पता हो, लेकिन उसके ऊपर का मुझे नहीं लगता किसी को पता होता है। लेकिन हम तो बहुत ऊपर से, मतलब जनरेशन तो हमारी बहुत पता नहीं कहाँ थी, कैसे कैसे हम जनरेट होके आए हैं। तो हमसे कहा कि पिछली 8वीं पीढ़ी के दौरान पूर्वजों की कुल संख्या, अर्थात जोड़ पूछ रहा है, 8 पीढ़ी तक पूर्वजों की कुल संख्या क्या थी, हमें डिसाइड करके बताना है। एसएन का फार्मूला लगेगा, और आप देख रहे हैं, पहले एसएन लगाने से पहले एक काम कर लीजिए। पहली पीढ़ी में 2 सदस्य, फिर 4, फिर 8, फिर 16, ऐसे बढ़ते चले गए। चाहे तो आप, बहुत नहीं अगर आता है तो ऐसे जोड़ करके भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं? इसी प्रकार से अगला कितना होगा, 32, फिर 64, 100, ऐसे तो होगा। तो आप एक क्यों नहीं जाते हैं? अब चाहे तो अगर नहीं कुछ आता है, मान लो फार्मूला इनके भूल गए एग्जाम में, तो आप जोड़ दीजिए 8 तक लिख करके ऐसे ही। और नहीं आता, जो अगर आता है बराबर, क्योंकि 8 ही तक तो पूछेगा नहीं, और भी पूछ सकता है। एसएन का फार्मूला बोलिए क्या होता है? अच्छा एक बात बताइए, ये तो चलो ठीक है, 2 है दिख रहा है, आर कितना है बताएं? 2 ही है ना, 4/2, ग्रेटर देन 1 है। एसएन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 अपान आर माइनस 1, सही है। एसएन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 अपान आर माइनस 1, करेक्ट है ना? तो यहाँ फार्मूला क्या लगेगा बताइए? यहाँ ए की जगह पे 2 रखिए, आर की पावर एन, आर की पावर एन, और आर मतलब कितना है? 2, 2 की पावर 8 कर दे, माइनस 1 कर दे, बटे 2 माइनस 1 कर दे, करेक्ट है? 2 कर दीजिए। 2 की पावर 8 कितना होता है? 2 की पावर 8 आपका, 2 की पावर 1 पर 2, 2 पर 4, 3 पर 8, 4 पे 16, 5 पे 32, 6 पे 64, 7 पे 128, 8 पे 256, 256 कर दीजिए, कर दिया। माइनस 1 कर दीजिए तो हो गया 2, अब यहां से नीचे तो 1 ही हो जाएगा, गुणे 255, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 11, 2 दूना 4, 1 5, 500 कितना आ रहा है भाई? 10। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, यस। आ रही बातें समझ में? तो 8 पीढ़ी तक उसके पूर्वजों की कुल संख्या 510 रही है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये ज्यामितीय श्रृंखला है, अर्थात ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। फिर वही है, देखिए 2 है, 6 है, 18 है, 55 है, सोआन का कौन सा पद 4 3 7 4 है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो समझ में आ रहा है कि ए है आपका 2, आर है आपका 6/2 3, कौन सा पद इतना है, मतलब यह किस पोजीशन पर है? जैसे 2 पहले स्थान पे, 6 दूसरे स्थान पे, 18 तीसरे स्थान पे, 54 चौथे स्थान पे है, वैसे यह कहीं होगा 4374। अब यह कौन से स्थान पे है? इसके लिए रूल लगाइए, टीएन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1, ए आर की पावर एन माइनस 1। समझ रहे चीजों को? अरे ऐसे नहीं यार, पता चले ऐसे, ए आर की पावर एन माइनस 1। हम कौन सा पद पूछ रहे हैं? नहीं पता है, हम टी एन ही रखेंगे और उसकी जगह पे लागते रख देते 4 3 7 4। भाई एन ही तो निकालना है पोजीशन, ए की जगह लिखो 2, आर की जगह 3 की पावर एन माइनस 1, एन ही तो पता नहीं है हमको। अभी कंफर्म हो जाएगा, पावर का उपयोग आता है हम लोग को। 2 से करिए, 2 दूना 4, 2 1 के 2, 2 8 16, और 2 7 14, ये हो जाएगा 3 की पावर एन माइनस 1। मैं आपको बता दूं, 3 की पावर 1 पर 3, 2 पर 6, 3 पर 9, सॉरी ये देखो हम 6 बोल रहे हैं यार। 3 की पावर 1 पर 3, 3 की पावर 2 पर आपका 9, 3 की पावर 3 27, 4 पर 81, 5 पर 729, 6 पे होता है आपका 2187। तो 3 की पावर 6 हो जाएगा, 3 की पावर एन माइनस 1। बेसिस अगर सेम होते हैं तो पावर को इक्वल कर दीजिए, एन इज इक्वल टू 7, 7 है, यस 7वां पद है। 7वां पद आपका 4374 है, जो आपको इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन दिख जाएगा बी ऑप्शन में। नेक्स्ट चलिएगा, 32 16 डाउन हो रहा है, 32 16 एक डिफरेंट रूल पढ़ा रहा हूं मैं आपको, यहां पर ऐसे बढ़ते जाएं। ये इंफिनिटी है, 8 नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? इंफिनिटी का योग बताएं, मतलब इसके अनंत पदों का योग बताइए। अनंत पदों का योग नोट कर लीजिएगा आप अपनी कॉपी में, यहां पर मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, आप इसको प्लीज सभी लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है? अनंत पदों का योग, एक सेकंड, एक सेकंड ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्या लिखा? सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स आर अ जीपी, ठीक है? किसी गुणोत्तर श्रेणी के गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल, गुणोत्तर
श्रेणी के अनंत पदों का योगफल क्या हो जाएगा बताइए? यस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपान 1 माइनस आर। ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं हमेशा। अब आप इस सवाल को देखिए, सवाल में ए कितना दिया है 32, आर कितना दिया है 16/32, एक बटा कितना हो जाएगा? तो रूल पर जाइए, यस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए की जगह 32 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 अपान आर 1/2, तो 32/1/2 हो जाएगा। तो 32 दूना बोले कितना हो गया? 64। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन। आप सबके सही आंसर आ रहे हैं, एकदम सही आंसर आप लोग पॉइंट करते चलिएगा। बढ़िया सवाल है, सारे कंफर्म कर लीजिए, कोई छोड़िए मत, हर सवाल आपकी परीक्षा से कनेक्ट करने वाला है। ज्यामितीय श्रेणी का चौथा पद इसके दूसरे पद का वर्ग है, सेकंड टर्म का स्क्वायर है। पहला पद आपको ए दे रखा है, इसने -3 है, और फिर ज्यामितीय श्रेणी का सातवां पद आपसे पूछ रहा है। कुछ बातें दिमाग में रख लीजिएगा, हमसे अगर फोर्थ टर्म को रिलेट करने को कह रहा है सेकंड टर्म से, दरअसल इसने कहा फोर्थ जो है सेकंड का वर्ग है, सेकंड का स्क्वायर करेंगे तो फोर्थ आएगा, इसका यही कहना है मैं जो बता रहा हूं। सेकंड एक्चुअली होगा ए आर, फोर्थ होगा ए आर क्यूब। इसका कहना है कि अगर हम इसका वर्ग करें तो जाकर के इसके बराबर होगा, यही बोला है। ठीक है, ए की जगह कितना पुट कर दें? ए की जगह -3 गुणे आपको आर लिखना है और होल पावर 2 लगा दीजिए। ठीक है, बराबर कितना होगा? ए की जगह यहां भी लिखिए -3 और यहां पर आर क्यूब कर दीजिए, करेक्ट है ना? यस। अब इससे क्या होगा? ये -3 ही रहेगा, आर क्यूब कर दीजिए बराबर, ये -3 की पावर आपका कितना हो जाएगा? 2 गुणे आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी एक पावर या खत्म कर देगा और इसकी एक पावर या खत्म कर देगा, तो आर इज इक्वल टू भी -3 ही हो गया। जब आर भी -3 है और आपका जो है आर भी -3 है और आपका जो है क्या कहते हैं ए भी -3 है, क्यों? आर भी -3 हो गया, ए भी -3 हो गया। अब आप इतना समझ पा रहे हैं सब लोग कि नहीं? यस क्लियर बताइए सभी लोग। यस। अगर इतना है तो आपसे पूछा क्या? सेवेंथ टर्म। तो सेवेंथ टर्म क्या होगा बताइए? ए आर की पावर 6, ए आर की पावर 6 मतलब ए की जगह लिख दीजिए -3 और यहां पर आर की जगह पर भी आपका -3 की पावर 6 होगा, तो -3 की पावर आपका कितना हो जाएगा? 7। अभी पीछे यही करके आए हैं, पीछे यही करके आए हैं 3 की पावर। एक चीज और इसके पहले जाने रहिएगा, अगर कभी लिखा हो -a की पावर n, इसके दो रिजल्ट आएंगे, एक तो a की पावर n पॉजिटिव आएगा, एक तो a की पावर n नेगेटिव आएगा। n अगर सम है तो पॉजिटिव आएगा और अगर विषम है तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इसी प्रकार से अगर -3 की पावर 7 है, बेस तो नेगेटिव है, पावर भी विषम है, तो इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो आपका नेगेटिव ही आएगा, ये आएगा। तो 3 की पावर 7 तो सबको पता है 2187 होगा। अब 2187 में भी दो विकल्प हैं, आपको कौन सा लेना होगा? नेगेटिव लेना होगा, पॉजिटिव नहीं। पॉजिटिव तो तब आता है जब पावर सम संख्या होती है, अगर पावर विषम संख्या है तो मान नेगेटिव ही आएगा। इसको समझ लीजिएगा, इस तरह के सवाल आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सवाल क्या कहता है? निम्न में कौन हरात्मक श्रेणी के लिए सही है? अब देखिए आता है एक नया शब्द जिसको कहते हैं हम लोग एचपी। क्या कहेंगे भैया? एचपी। इसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं, सब लोग ध्यान देते जाइए। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसे कहते हैं हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी ही आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब सुनिए क्या होती है हरात्मक श्रेणी। मैं कह रहा हूं, अगर ध्यान से देखना, अगर A1, A2, A3 सो ऑन AP में है, AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो 1/A1, 1/A2, 1/A3 सो ऑन, ये क्या हो जाएगा पता है? HP में हो जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। जैसे अगर आपको मैंने कहा, AP के लिए मैंने पढ़ाया ही था, अगर मैंने कहा कि 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये किस में बताएं? AP में है, तो 1/3, 1/5, 1/7 ये किस में हो जाएगा? HP में हो जाएगा। ठीक है, अब आपको अगर जैसे पद निकालने हैं, मान लीजिए आपको अगर इसके मतलब इसके कितने पद हैं इसको निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मुझे रिवर्स करके पहुंचा देना है AP में।
एपी के पदों की संख्या पता है रूल, टी एन इजिकल टू ए, मतलब टी एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसी के माध्यम से पद निकालिए, उसका भी रेसिप्रोकल करके पहुंचा दीजिए, एचपी में हो जाएगा। अब जैसे सवाल देखो क्या कहता है, निम्न में कौन हरात्मक श्रेणी के लिए सही है? क्या सही, देखिए गुणोत्तर श्रेणी का व्युत्क्रम, बोलिए सही है, नहीं। हरात्मक श्रेणी का व्युत्क्रम तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम, यही तो मैंने पीछे पढ़ाया आपको कि समांतर श्रेणी का जो रेसिप्रोकल होता है वही हरात्मक श्रेणी होता है, करेक्ट है। तो सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा, ऐसे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट चलिएगा, हरात्मक श्रेणी को पहचानिए, जिसका उल्टा समांतर हो जाए वही हरात्मक है। उल्टा देखिए कैसे, अगर मान लीजिए पहला देते हैं तो 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, और इसका उल्टा 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। अब ये सोचिए तो आपको, जैसे अगर हम इसको 1 हटा दे सबका, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो साफ साफ दिख रहा है एपी में। अगर किसी श्रेणी का उल्टा समांतर श्रेणी है तो वह हरात्मक श्रेणी है, एचपी है, ठीक है। जबकि इनकी बात करिए, ए 1 है तो 1/1 होगा, 1/2 जो नहीं हो पाएगा। इस तरह से और कोई नहीं है, केवल और केवल पहला विकल्प है जो कि हरात्मक श्रेणी भी है, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल, उसका व्युत्क्रम समांतर श्रेणी है। हरात्मक श्रेणी के 9वां पद बताना है, सुनिए सभी लोग। हरात्मक श्रेणी दिया है 6, 4, 3, 12/5, ऐसे बढ़ते चले गए, ठीक है। और हमसे क्या कह रहा है, इसका हम हरात्मक श्रेणी, इसका 9th टर्म बताना है। 9th टर्म कैसे बता पाएंगे, अभी ऐसे मत करिए, पहले आप समझ गए अगर ये हरात्मक श्रेणी है तो 1/6, 1/4, 1/3, 5/12 ऐसे करते जाइए, यह आपका एपी में हो जाएगा, ठीक है। एपी में हो जाएगा, आप चेक कर लीजिए, 1/4 से 1/6 घटा के ऐसे करते चले जाएं तो ये आपका सबका एपी में हो गया। अब इस एपी का 9th टर्म बताइए क्या होगा, 9th टर्म, तो 9th टर्म क्या होगा, a + 8d हो जाएगा, a + 8d हो गया। a कितना है, 1/6 है, ये देखिए a का मान 1/6 है, d का मान हो जाएगा 1/4 - 1/6, तो 6 से 4 निकलेगा, 2/24 होगा, अर्थात 1/12 हो जाएगा। प्लस लिखिए 8 × 1/12, 4 × 12, 4 × 8, 1/6 है और प्लस 2/3, ठीक है। जोड़िए तो कितना हो गया, 3 दूना 6 है, इसको 2 से करिए तो 4 1 5, 5/6 हो जाएगा। 5 बटे क्या, 9th टर्म 5/6 है। अब अगर 9th टर्म एपी का 5/6 है, इसका उल्टा कर दें, 6/5, ए हो जाएगा एचपी का 9th टर्म हो गया। मतलब डायरेक्ट एचपी का रूल नहीं होता है, आपको एपी से ही एचपी कनेक्ट करना होगा। जो आपको एचपी दिया उसी का उल्टा करते जाइए, आपको एपी पर प्राप्त होता जाएगा। आइए, कह रहा एबीसी अगर समांतर श्रेणी में है, अभी ऑप्शन पे नहीं चलते हैं, कुछ बातें सुनते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। एबीसी अगर समांतर श्रेणी में है तो नियम क्या होता है, लिख दीजिए b - a = c - b हो जाएगा। इसका डिफरेंस इसके डिफरेंस के बराबर रहेगा। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे आप b को एक तरफ कर दें 2b हो गया, और इधर a + c कर दीजिए, तो b = a + c/ 2 कर दीजिए, या 2b = a + c कर दीजिए। अब ऑप्शन पे जाइए, देखिए कौन सेट हो रहा है, 2b = a + c, बोलिए सेट हो गया कि नहीं, यस, डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। आ रहा है ना समझ में, गुड। देखते भैया, देखो किसी को भी, अगर मैं बहुत इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं कि आपसे मैं बहुत करूं, लेकिन जिसको नहीं समझ में आ रहा लिखते जाएं, कमेंट करते जाएं, हम उस हिसाब से अपडेट करते रहेंगे आपको। नेक्स्ट देखिएगा, आप कह रहे यम एन ओ गुणोत्तर श्रेणी में, अभी हम इतना ही देखते समझ गए, यम है, एन है, ओ है, किस में बताएं, जीपी में है। यम एन ओ किस में है, जीपी में है, करेक्ट है। अगर यम एन ओ जीपी में है तो मैं लिख सकता हूं n/m = O/n, मतलब n² = यमो हो जाएगा, या n = √mo हो जाएगा, करेक्ट है, ए होता है। अब उनके हिसाब से देखिए, जैसे हमको यहां से ही कनेक्ट कर जा रहा है, n = √mo है ना, सी ऑप्शन। आप भी सहमत है सब लोग, गुड। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि n² = mo हो जाएगा अगर जीपी में है। भाई रेसिप इसका क्या होता है, मतलब इसके जो पद होते हैं सार अनुपात होते हैं, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट = थर्ड डिवाइड बाय सेकंड, इस प्रोसेस का उपयोग किया। अब गुणोत्तर माध्य की बात आती है, जैसे मान लीजिए अगर हमने आपसे कहा ए है, बी है, सी है, अगर ये जीपी में है, किसमें है, जीपी, जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी में है, अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हैं कि b/a = c/b, इसका मतलब b² = ac हो जाता है।
b बराबर रूट AC हो जाता है। मतलब बीच के पद का मान किनारे के दोनों पदों के गुणनफल का वर्गमूल होता है। जैसे अगर 64 है और 4 है, 64 है 4 है, अगर इसका हमें गुणोत्तर माध्य पता करना है तो x होगा, तो इस x का मान कितना हो जाएगा पता है, रूट 64 गुणे 4 हो जाएगा। इसको आप a मानिए, इसको b मानिए, c मानिए, तो इसको आप b ही मान लीजिए। चलिए हम x क्यों ले रहे, b ही मान लीजिए, करेक्ट है। अब 64 का वर्गमूल सबको पता है 8 होता है और 4 का 2 होता है, 8 दूना कितना हो जाएगा 16। 16 राइट सोल्यूशन है जो आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है। यस, आ रही बात है समझ में? गुड। 7-10 के बीच हरात्मक माध्य, बात वही चीज है। देखिए हरात्मक माध्य पहले समझिए कैसे बनेगा, सब प्रोसेस बहुत डन करना सेट होता है, मतलब सेट करेंगे तभी होगा। जैसे अगर ए है, बी है, सी है, ये एपी में है, किसमें है, एपी में, तो लिख सकते हैं कि b माइनस ए बराबर सी माइनस बी, या हम लिख सकते हैं कि 2b बराबर ए प्लस सी, समझ रहे हैं। और b बराबर क्या हो जाएगा, मतलब a प्लस सी लिखा है यहाँ पे, a प्लस सी, तो b बराबर a प्लस सी बाई 2, a हो जाता है आपका am हो जाता है, am मतलब समांतर माध्य, क्या हो जाता है भैया, am मतलब समांतर माध्य। और आपको एक इतनी जानकारी है क्या कि अगर ये तीन पद ए बी सी एपी में है तो ये भी समझ में आ गया होगा, 1/a 1/b 1/c किस में होगा, एचपी में होगा, होगा ना। यस, करेक्ट है कि नहीं, इतना समझते चलिए। अगर a हमारा 1/a 1/b 1/c एचपी में है तो मतलब a एपी में है तो यह एचपी में होगा, करेक्ट है। अब अगर हम इस केस में जैसे हम अगर समांतर माध्य निकालें, मतलब हम ऐसे सोच लें कि जैसे अपने को हमने, देखिए हमने क्या सोच के दिया, हमने कहा इसको हम अगर एपी में मान रहे हैं तो यह हमारा एपी के हिसाब से एम हो जाएगा, जो बाहरी दोनों पदों के एडिशन को 2 से भाग करने से प्राप्त होगा। अब यही चीज अगर एचपी के लिए हम लोग सोचें तो हम क्या लिख सकते पता है, 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/b, करेक्ट है। इस हिसाब से अगर हम लोग लेकर चलते हैं, या हम तो ऐसे कहेंगे भाई, अगर हमको देखिए डिफाइन करना है, भाई उल्टा के ही सोच करके करना है तो कोई बात नहीं, फिलहाल इसको ऐसे देखिए क्या हो जाएगा कि हम जैसे अगर हमें, आप देखो ये तो चलो ठीक है कि हमने इसको एचपी में मान लिया, या हम ऐसे, अच्छा एक काम मैं आपको बताता हूं, उसको चलिए छोड़ दीजिए, इतना तो चलो एपी के लिए मैंने आपको बता दिया। अब एक काम करिए, समझिएगा, क्योंकि एपी का अलग प्रोसेस हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि ए है, बी है, सी है, और यह किस में है, एपी में, एचपी में है। अब एचपी मान लीजिए कि इनको एचपी में दिया है, तो एपी में क्या होगा, 1/a 1/b 1/c, तभी ये जस्टिफाइड होगा, नहीं तो उस तरह से करते तो आप बिलीव नहीं करोगे भी। ठीक है, ऐसे देखिए एपी के हिसाब से ऐसे लिखिए, 1/b माइनस 1/a बराबर 1/c माइनस 1/b, ठीक है। इसको लिखो b माइनस a अपान ए बी बराबर b माइनस सी अपान बी सी, करेक्ट है, ऐसे लिख सकते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, जैसे अभी यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन है जिस हिसाब से लिखा हुआ है, या ऐसे कर लेते, इसको इतनी नीड नहीं थी, हम 1/b लिख देते, 1/b प्लस 1/b बराबर 1/c प्लस 1/a, ये हो जाता 2/b बराबर a प्लस सी अपान ए सी है, ठीक है। यस, और हम लोगों को निकालना क्या है, जैसे b है तो b को हम रिवर्स कर दे, जैसे इसको रिवर्स कर दीजिए, तो b/2 बराबर ए सी अपान कितना हो जाएगा, a प्लस सी, तो b इक्वल टू बोले कितना हो जाएगा, 2ac अपान a प्लस सी, ये हो जाता है पता है, एचएम हो जाता है, एचएम हो जाता है, करेक्ट। अब एक सेकेंड समझ लीजिएगा, अब अगर जैसे हम लोग ऐसे सोच रहे हैं, जैसे हमने इसको पहले से रेसिप्रोकल कर दिया, जैसे अगर आपको इस तरह से दिख रहा है कि यहाँ पर 2/b इक्वल टू a प्लस सी अपान ए सी है, तो उल्टा कर दिया, तो उल्टा करने से क्या बन जाएगा भाई, अभी तक तो हम एपी के हिसाब से चल रहे थे, उल्टा करने से ही तो हम एचपी के हिसाब से जाते हैं, तो उल्टा करने से b/2 इक्वल टू ए सी अपान ए प्लस सी हो जाएगा, और b इक्वल टू ट्वाइस ए सी अपान ए प्लस सी हो जाएगा, तो इस हिसाब से एचएम हो गया। तो अगर हमें दो पद दिए हैं 7 और 10, वैसे भी ऑप्शन से बन जाता 7 और 10, और उसके बीच हमें हरात्मक माध्य पता करना है, मान लीजिए b है, तो b का रूल हमने लिखवाया है 2 गुणे 7 गुणे आप 10 कर दें बटे 7 प्लस 10 कर दें, तो 70 हम में 70 दूना 140 हो जाएगा बटे 17 हो जाएगा, इसका राइट सोल्यूशन। देखिए सवाल सोल्यूशन कराना उद्देश्य मेन नहीं था, प्रोसेस को समझाना, जैसे आपको कम से कम कनेक्ट रहे, चीजें डन हो, समझ पाए कि एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है।
उसके हिसाब से इसको डिफाइन करिए, बार वर्डन होता है। अब इसको देखिएगा क्या होता है, इसमें क्या कह रहा है, तीन संख्याएं हैं, 5 है, पी है और 10 है, एक इसमें है, बताएं एचपी में है। तो पी का मान हमसे पूछा क्या होगा, आइए मैं बताता हूं। अगर ये एचपी में है तो 1/5 1/p, या हम चाहे तो हम अभी फार्मूला जो फॉलो करें उसको फॉलो कर लीजिए। जैसे मैंने अभी आपको लिख करके क्या दिया, अगर ए है, बी है, सी है, ये एचपी में है, तो बी के लिए रूल हमने लिखवाया ट्वाइस ए सी अपॉन ए प्लस सी, एचएम का मतलब फार्मूला बना दिया हमने। तो वही सेम यहां पर भी पी के लिए फॉलो करिए, तो ट्वाइस 5 इंटू 10 हो जाएगा अपॉन 5 प्लस 10 हो जाएगा। तो 50 दूना 100, 100/15 हो गया, 5 या 15 होता है, 5 भी सामने 100 होता है, 20/3 हो जाएगा। 20/3 देखिए बी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन हो गया, 20/3। इस तरह से सवाल आपका डन होता है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अगला देख लीजिए, बहुत बढ़िया एक प्रोसेस है, इसको थोड़ा समझिएगा अच्छे से। समांतर माध्य कह रहा है एएम, गुणोत्तर माध्य जीएम और हरात्मक माध्य एचएम के बीच क्या क्या संबंध होता है, इसको थोड़ा समझिएगा आप सभी लोग, थोड़ा सा आते हैं, देखिए पॉइंट के हिसाब से लिए। अगर हमने आपको 3 पद दिए, ए है, बी है, सी है, करेक्ट है, तो आपको देखिए मैंने सबसे पहले बताया कि चलो एएम क्या होगा। तो कहा सर एएम जो होता है, समझिएगा ध्यान से, एएम होता है ए प्लस सी बाई 2, बोली होता है यस। जीएम क्या होता है भाई, जीएम होता है अंडर रूट, जैसे आप एएम को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, एएम का मतलब बी, जैसे हम माध्य तो मतलब बी ही सब में है, माध्य का मतलब बी ही है ना, माध्य का मतलब क्या है, बी है। तो जीएम होता है अंडर रूट ए सी, और फाइनली अगर एचएम की बात करते हैं, एचएम हो जाता है ट्वाइस ए सी अपॉन ए प्लस सी, ए होता है ए। अब हम लोगों को ये चीज समझना है कि जैसे इनके बीच का क्या आपस में रिलेशन हो सकता है, तीनों की बात अगर हम करें तो हम थोड़ा सा देख रहा है कि यहाँ ए प्लस सी, यहाँ पे ए प्लस सी है। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें, इसका एएम और एचएम का, तो एएम इंटू अगर एचएम कर दें, क्या आएगा, ए प्लस सी अपॉन 2 है, इंटू ट्वाइस ए प्लस सी, ए सी अपॉन ए प्लस सी है, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये हो गया भाई एसी, क्या हो गया एसी। और एसी है ये क्या पता है, एएम इंटू एचएम, एएम इंटू एचएम। अगर हम जीएम का होल वर्क कर दें तो ये भी एसी हो जाएगा। तो मेरा ये कहने का ऑब्जेक्टिव बन गया कि जो जीएम है, जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन, इसका होल स्क्वायर एएम इंटू एचएम हो जाएगा। मतलब गुणोत्तर माध्य का होल वर्ग बराबर समांतर माध्य गुणे हरात्मक माध्य हो जाता है। तो आपसे जैसे सवाल पूछा था कि समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य के बीच क्या संबंध है, तो हम लिख सकते हैं जीएम स्क्वायर इज इक्वल टू एएम इंटू एचएम हो जाएगा। बहुत बढ़िया सब सवाल होते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, समझिएगा चीज को। जीएम स्क्वायर इज इक्वल टू एएम इंटू एचएम हो जाएगा। तो आप इसको 14वें को पॉइंट कर लीजिएगा, एकदम करेक्ट आंसर है। 15वां देख लीजिएगा सभी लोग, समांतर माध्य एएम, गुणोत्तर माध्य जीएम और हरात्मक माध्य के बीच नॉर्मली देखिए ये प्रोसेस क्या है, जैसे इसको आप लोग समझने की कोशिश करिए। इसमें मैं सिंपल आपको बता दूं, कुछ लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। एएम हमेशा जीएम से बड़ा और जीएम हमेशा एचएम से बड़ा, ये प्रोसेस होता है, समझ, ये सिंपल, आपको कुछ इधर उधर करना नहीं है। एएम को कंसीडर किया जाता है बड़ा है जीएम से, और जीएम को बड़ा माना जाता है, जीएम को बड़ा माना जाता है एचएम से। इसके लिए देखिए ए नहीं सेट होगा, ए इसको आपको इक्वल भी समझ, ये डी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा, इसमें लेस नहीं। तो एएम इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीएम इज ग्रेटर आर इक्वल टू एचएम, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, सेम आंकड़े के लिए बन जाता है। तो ये हिसाब से मेरे ख्याल से आपका ये कंफर्म हुआ होगा, आप इसको समझ लीजिएगा, कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा। ऐसे सवाल है, दो संख्याओं के बीच का समांतर माध्य 27 है, मतलब एएम, एएम आपका कितना दिया है 27, हरात्मक माध्य 12 है, एचएम बराबर 12। तो गुणोत्तर माध्य क्या होगा, अभी हमने करा कि जीएम का जो होल स्क्वायर होगा वो एएम इंटू एचएम होगा, ये सही होगा। तो जीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एएम की जगह 27 कर दें और इसकी जगह 12 कर दें। अब इसका वर्गमूल करना है तो फैक्टराइज कर लीजिए, ये देखिए ऐसे होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 है और 2 गुणे 2 गुणे 3 है। तो पेयर बना लीजिए, 3 का एक पेयर निकला, फिर 3 का एक पेयर निकला और 2 का एक पेयर निकला। तो 3 3 9 2 18 हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन करेक्ट है। तो इस समय इसका जो आपका जीएम आएगा गुणोत्तर माध्य वो आपका 18 हो जाएगा। इस सब सवालों को बढ़िया से कनेक्ट करिएगा, ठीक है।
दो संख्याओं का समांतर माध्य हरात्मक माध्य क्रमशः 9 और 4 है उनका, अब इसको तो आपको कर लेना चाहिए, ये होमवर्क रहेगा आपका। ठीक है, कंफर्म करिएगा, मैंने होमवर्क दिए हैं कई सारे, मैंने आपको यूनिट से भी दिया है, ट्रेनिंग से भी दिया, हर जगह से लगभग लगभग मैंने दिया है, तो आप इसको जरूर करिएगा, करके बताइएगा हमें। सेम उसी तरह से है, आप सभी लोग इसको भी फॉलो करके हमें बताइए इसका भी होमवर्क क्या हो जाएगा। ये 2 सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, बाकी मैंने समझा दिया है। आई होप सबको समझ में आ गया हो, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, सारे पार्ट्स को डन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।